हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को। ये बायोमोलिक्यूल्स का 6th लेक्चर है। याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर था 15 मिनट का, क्या पढ़े थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़े थे? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थर्ड में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लोज चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और फोर्थ में क्या पढ़े थे? डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का जो लेक्चर है 1 to 4 में मेनली हम लोग क्या पढ़े? कार्बोहाइड्रेट पढ़े। क्या पढ़े? कार्बोहाइड्रेट। फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़े? प्रोटीन्स, पूरा डिटेल में प्रोटीन पढ़े थे। सिक्स्थ में थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन हम लोग सब कवर करेंगे। क्या क्या? एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट टॉपिक हार्मोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? एंजाइम्स। तो देखिए, एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स आर द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब यहां पे नया टर्म आया, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। समझिए, पूरा ऑर्गेनिक हम लोग खत्म कर दिए। हर एक ऑर्गेनिक के रिएक्शन में क्या आता था? कैटलिस्ट आता था। क्या आता था? कैटलिस्ट। अब यहां पे एंजाइम भी कैटलिस्ट है, लेकिन लिविंग में ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो यहां पे कैटलिस्ट ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? कैटलिस्ट है क्या? आप पढ़ चुके हैं। यहां पे आप समझिए एंजाइम क्या है। तो जिस टाइप से एक कैटलिस्ट होता है उसी टाइप से एंजाइम होता है। जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे, बहुत सारा एंजाइम यूज होता है। आप अगर एज्यूम कीजिए, अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, तो जो हम खाना खा रहे हैं ये डाइजेस्टिक पूरा सिस्टम में अबाउट 50 ईयर्स लगता है। पूरा बॉडी जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? 50 ईयर्स। लेकिन एंजाइम का ही ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम लोग इतने आसानी से किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा, कौन है ये? आप ही हैं। आपको अपना घर पहुंचना, आपका घर यहाँ पे है, चलिए ठीक है। बीच में क्या है? माउंटेन है, पहाड़ है। तो विदाउट एंजाइम रिएक्शन क्या होगा? आप यहाँ पे आराम से इस पे क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, यहाँ पे आएंगे इस साइड से, फिर यहाँ पे अपना घर पहुंचेंगे। लेकिन एंजाइम करता क्या है? समझिए, एंजाइम यहाँ पे क्या करता है? एक रास्ता यहाँ पे खोल देता है। ये यहाँ पे रास्ता खोल दिया और यहाँ पे ये डायरेक्ट इस घर में यहाँ से एंट्री मार देता है। यही काम है एंजाइम का। तो एंजाइम एक्चुअल में कर क्या है? कर क्या रहा है? रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो इस टाइप से एंजाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसमें? हर एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, क्लास 12 में हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्लास में अच्छे कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे कर रहे हैं, आगे जाके आप जेई या फिर नेट में क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छा रैंक मिलेगा। लेकिन ये सब सारा चीज आपके साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक अच्छा रिजल्ट में आपको हेल्प कर रहे हैं, अच्छा कॉलेज दिलाने में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट के जैसा। अब बताइए आप क्या है? चलिए, तो ये एक एंजाइम को समझने का था। आते हैं उसके एग्जांपल पे। जैसे माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लेकिन इसे कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? माल्टेज। कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? माल्टेज। तो इस टाइप से हम लोग आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। क्या क्या एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट देखिए क्या लिखा है? इट इज हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज इट वर्क ऑन लॉग की सिस्टम। इसका मीनिंग समझिए, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मीनिंग क्या होता है? कहने का मतलब एंजाइम जो होता है ये एक पार्टिकुलर पे पार्टिकुलर से ही रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब देखिए, आप यहां पे माल्टोज लीजिए, माल्टोज को माल्टेज किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में। दूसरा एग्जांपल चलिए लेते हैं, क्या? सुक्रोज। सुक्रोज में कौन सा एग्जाम है? इन्वर्टेज। किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। कहने का मतलब यहां पे सुक्रोज है लेकिन एंजाइम क्या है? इन्वर्टेज है। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई दूसरा भी एंजाइम होगा और सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ऐसा नहीं होता है। वही यहां पे लिखा हुआ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी एक पार्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट, पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम चाहिए। वही यहां पे क्या? स्पेसिफिक इन नेचर, जिसके कारण ये क्या करता है? इट वर्क ऑन लॉग की सिस्टम पे काम करता है। कोई दिक्कत? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मीनिंग समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मॉल क्वांटिटी कैन डू मिलियन ऑफ द रिएक्शन, यानी एक स्मॉल क्वांटिटी होगा, यानी एंजाइम का ज्यादा जरूरत नहीं होता, बहुत कम एंजाइम का, लेकिन मिलियन ऑफ रिएक्शन को ये कर सकता है एक छोटे से अमाउंट में। दे आर एक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर, समझिए एंजाइम जो होता है मॉडरेट टेम्परेचर पे, और ये भी बोल सकते हैं एक पार्टिकुलर रेंज पे, पीएच का रेंज पे ये वर्क करता है। जस्ट एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं डाइजेस्टिक सिस्टम में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टिक माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेस्टिक कहां से स्टार्ट होता है, स्टोमक से। तो यहां पे देखिए हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि प्रोटीन को क्या चाहिए, HCl मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कहां पे मिल रहा है, स्टोमक में मिल रहा है। कहने का मतलब वहां पे उसको उस टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है डाइजेस्टिक करने के लिए। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा, यानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पार्टिकुलर पीएच चाहिए, वहां पे ये अच्छे से वर्क करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि एंजाइम कहां पे ये वर्क कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए ये किस नाम से भी जाना जाता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 5 में पढ़ चुके हैं, ये प्रोटीन का एक टाइप होता है। तो मेनली जो एंजाइम होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। एक और यहाँ पे एक वर्ड आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, ऑक्सीडो रिडक्टेस, समझिए ऑक्सीडो रिडक्टेस क्या है, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो अगर सबस्ट्रेट पे यानी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, वहां पे एंजाइम जो वर्क करेगा उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेस। क्या लिखा देखिए, एंजाइम आर द एंजाइम विच ऑक्साइड्स एंड रिड्यूस, यानी ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है एक ही साथ, तो उस टाइप के एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेस। कोई दिक्कत? तो ये आपका टॉपिक था क्या, एंजाइम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका विटामिन्स। विटामिन्स है क्या, दोनों में फर्क समझिए। अगर आप देखेंगे एंजाइम और विटामिन्स, तो एंजाइम क्या किया, किसी भी रिएक्शन को फास्ट किया। आपको अभी हम बताएं कि अगर एंजाइम मेरे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम खाना खा रहे और डाइजेस्ट होने में अबाउट 50 ईयर्स लग सकता है। तो क्या कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। विटामिन्स क्या करता है, विटामिन्स काम करता है हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, यानी विटामिन का काम प्रोटेक्ट करना बॉडी को डिजीज से, और एंजाइम का क्या काम है, रिएक्शन को फास्ट करना। समझते हैं विटामिन्स क्या है। विटामिन्स आर द बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट आर एसेंशियल टू परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडी। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडी कहने का मतलब विटामिन्स बायोमोलिक्यूल्स है लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन हाँ इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का हर एक फंक्शन को, कहने का मतलब जो अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, तो इन सब केमिकल रिएक्शन को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन करने के लिए कौन हेल्प करता है, विटामिन्स हेल्प करता है। यानी अब समझते हैं विटामिन्स का जो नाम है, देखिए वाइटल पर प्लस एमिन्स, वाइटल यानी बहुत इंपॉर्टेंट, एमिन यानी विटामिन्स। कहने का मतलब जिस समय विटामिन्स का डिस्कवर हुआ था, लोग जान रहे थे कि विटामिन क्या है, उस वक्त लोगों को ऐसा लगा कि हर एक विटामिन में क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, एमाइंस लिखा। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग देखिए क्या है, लास्ट में यहाँ पे ई है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हर एक विटामिन में एमाइन ग्रुप नहीं है, इसलिए अब जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं उसमें ई को ना लिख के यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, विटामिन्स। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट नॉट ऑल विटामिन्स कंटेन एमिन, देयरफॉर नेम्ड एज विटामिन्स। ये थोड़ा सा हिस्ट्री था जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि विटामिन्स क्या है। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा समझिए। Most of the vitamin cannot be synthesized in our body, therefore we have to add in our diet. But समझिए मैक्सिमम जो विटामिन्स होता है ये मेरे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग को रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, विटामिन्स अपने डाइट में लेना होगा। लेकिन आप समझते हैं हम लोग से अच्छा कौन है, प्लांट्स का फंक्शन इस टाइप के है कि मैक्सिमम जो उनको चाहिए विटामिन, वो सारा विटामिन खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। लेकिन हम लोगों के स्टोमक में गट बैक्टीरिया होता है जो कुछ विटामिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैक्सिमम विटामिन हमारे बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग को हमेशा डाइट में लेना चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी से ये लेके आए हैं। देखिए विटामिन ए, क्या है विटामिन ए, सोर्स क्या है, फिश, लिवर ऑयल। अब इनके कमी से डिजीज देखिए क्या होता है, जेरोथैल्मिया, यानी आप सुने होंगे आदमी को दिन में तो दिखाई दे रहा है लेकिन नाइट में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या चीज, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी1, बी1 किस में पाया जाता है, ईस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। इन सब से क्या होता है, देखिए बेरी एक डिजीज है, क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट कहने और रिटार्डेड ग्रोथ, यानी आपको भूख कम लगेगा, बॉडी का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये किस कारण से, विटामिन बी1 के कारण से। आइए विटामिन बी2 किस में पाया जाता है, मिल्क, एग व्हाइट, लिवर, किडनी। इन सब में भी क्या होता है, ये देखिए कैलोसिस या फिर चेलोसिस भी पढ़ सकते हैं। इन सब में क्या हो रहा है, आप देखते होंगे कभी कभी आपके माउथ में क्या होगा, इस साइड में, लिप्स के साइड में क्या होता है, हल्का जख्म जैसा हो जाता है। तो किन के कारण हो रहा है, विटामिन बी2 के कारण। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए विटामिन बी6 किस में पाया जाता है, ईस्ट में, मिल्क में, एग में। इसका कमी से, विटामिन बी6 कमी से क्या होता है, कन्वुल्सियंस। यहाँ पे देखिए कन्वुल्सियंस मतलब क्या होता है, अचानक कभी कभी आप किसी को देखे होंगे रास्ते में चलते हुए बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाता है, बॉडी पूरा इरिटेट हो जाता है, यानी बोल सकते तो दौरापन जैसा पड़ना। तो ये सब किसके कारण से होता है, विटामिन बी6 के कारण से। विटामिन बी12 किस में पाया जाता है, मीट में, फिश में। इन सब से क्या होता है, अगर विटामिन बी12 का कमी हुआ तो क्या हो गया, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया डिजीज हो जाता है यहाँ पे, यानी डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन किसके कारण, विटामिन बी12 के कमी के कारण। विटामिन सी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट। मेनली देखिए जो विटामिन सी होता है ना, खट्टा टाइप का जो फल होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके कारण कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी डिजीज होता है। उसी टाइप से आ जाइए विटामिन डी, ये आपका इंटेक्स में क्वेश्चन भी है। विटामिन डी किसके, इसके डिजीज से, इसके कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है, यानी उनका बोन ज़्यादा डेवलप नहीं करता है, बोन हल्का कमजोर होता है, वीक होता है। किस में पाया जाता है, मेनली देखिए किसमें, सनलाइट में। किसमें, सनलाइट में। तो ये था कुछ एग्जाम्पल विटामिन का। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, विटामिन ई, विटामिन ई किसमें, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा डिजीज दिया हुआ है, आपको इनका एक बार रफली रीडिंग कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्या है, विटामिन के, विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या करता है, ये इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी कभी कभी देखे होंगे किसी का जब ब्लड निकला तो ब्लड निकलने के साथ वो जल्दी क्लॉट नहीं होता, थक्का नहीं जमता, यानी जमता नहीं है, किसके कारण से, विटामिन के की कमी से। तो ये कुछ विटामिन था, उनका सोर्स और उनका डिजीज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो 2 टाइप का विटामिन होता है, फैट सॉल्यूबल विटामिन, क्या, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल विटामिन। देखिए फैट सॉल्यूबल विटामिन, सॉल्यूबल इन फैट बट इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो उस टाइप का कौन सा विटामिन है, एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या होता है, फैट सॉल्यूबल होता है। थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए आजकल हर एक इंसान स्लिम बॉडी रहना चाहता है, यानी फैट ही तो प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये विटामिन ए, डी, ई और के बहुत सारा हमारे बॉडी में ऐसा, लीवर, खासकर लीवर में, या बहुत सारा ऐसा टिश्यू होता है जिसमें ये सब विटामिन डिजोल्व हो जाता है, ए, डी, ई के, यानी बॉडी में ये स्टोर होगा। क्यों स्टोर होगा, बॉडी में मेरा फैट है और ये फैट में सॉल्यूबल होता है। लेकिन विटामिन जो वाटर सॉल्यूबल है, मेनली कौन, विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी का बहुत सारा ग्रुप होता है, 1, 2, 6, 12। उनमें से विटामिन B12 जो होता है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। विटामिन बी और सी वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन एक्सेप्ट B12। अब समझिए, विटामिन बी और सी वाटर में सॉल्यूबल है, इसलिए क्योंकि ये लिवर में यानी फैट में तो सॉल्यूबल नहीं होता है, तो बी और सी क्या होता है, हमेशा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, कौन कौन, विटामिन बी और सी, हम लोगों को अपने डाइट में हमेशा कंटिन्यूसली लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। लेकिन वही फैट सॉल्यूबल विटामिन जो क्या है, अडेक, आप अडेक पढ़ सकते हैं, इसे अपोजिट लिख दीजिए, KEDA, बहुत कोई इसे कीड़ा से याद कर सकते हैं, तो जैसा आपको जो अच्छा लगे।
तो फैट सॉल्यूबल विटामिन एडेक जो होता है फैट में सॉल्यूबल होता है, यानी वाटर वो बॉडी में स्टोर हो सकता है। लेकिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी और सी ये क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, और इसे हम लोग कंटिन्यूसली यूरिन के थ्रू बाहर करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को विटामिन बी और सी कंटिन्यूसली लेना चाहिए, इसे हम लोग बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। ये आपका इंडेक्स का क्वेश्चन भी है। तो ये था कुछ विटामिन के बारे में। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लिक एसिड। समझिए, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। क्या? हेरिडिटी। समझ पा रहे हैं हेरिडिटी क्या होता है? सो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो हम लोग के पेरेंट्स से हम लोग में आता है, वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। आर कॉल्ड क्रोमोजोम। क्या? क्रोमोजोम। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी को कंटेन करने के लिए वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, कौन होता है? क्रोमोजोम होता है। अब क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। और एक अनदर टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। समझ पा रहे हैं? देखिए, एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम जो होता है टू टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनता है। उनमें से एक होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे क्या? डीएनए और आरएनए। यानी क्रोमोजोम से न्यूक्लिक एसिड में किस में आएंगे? डीएनए में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखिए, न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसे हम लोग देखेंगे अभी आगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। लेकिन समझिए थोड़ा सा, हम लोग क्या देखें कि एक कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या था? मोनोसेक्राइड्स। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या था? एमिनो एसिड। उसी टाइप से न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स होगा। कोई दिक्कत? चलिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? यहां पे टू टाइप का होता है। एक होता है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वही चीज जो अभी हम आपको न्यूक्लियोटाइड बताए थे, यहां पे वही लिखा हुआ है। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो बेसिक यूनिट होगा न्यूक्लिक एसिड का उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। इच न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। हर एक न्यूक्लिक एसिड का 3 पार्ट होगा। क्या क्या? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और एक नाइट्रोजनस कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। मेनली हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उस टू टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट क्या? पेंटोज शुगर। सेकंड क्या? फॉस्फोरिक एसिड। और थर्ड क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। यानी हर एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होगा, फाइब्रिन का शुगर होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, और थर्ड क्या होगा? बेस होगा। अब देखते हैं इनमें से एक एक करके, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आते हैं शुगर पे। एक चीज और यहां पे देखिए क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड टू अ पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेस। ये सब सारा लाइन जो हम यहां पे लिखे एनसीईआरटी बुक से लिखे हैं। कहने का मतलब अभी हम आपको क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड टू टाइप का, डीएनए और आरएनए, और न्यूक्लिक एसिड का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेस होगा। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड रिपीट होकर क्या बना रहा है? डीएनए और आरएनए। यानी जब हम डीएनए और आरएनए को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यही 3 हमको मिलेगा। क्या क्या? पेंटोज शुगर जिससे वो मिलकर बना है, फॉस्फोरिक एसिड, और क्या? बेस। यानी जिससे मिलकर बना, जब हम उसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वही चीज फिर हमको वापस मिल जाएगा। तो 3 चीज होता है। पहला डिस्कस करते हैं शुगर का। तो डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर इज क्या? बीटा डीऑक्सी राइबोज। लेकिन आरएनए में क्या होता है? बीटा डी राइबोज होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पेंटोज शुगर होता है यानी 5 मेंबर्ड रिंग होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। देखिए यह आप कैसे रखेंगे? 1 और 4 पे क्या है? CH2OH यानी एभव में OH है। 1 पे भी एभव में OH है। 3 4 2 और 3 में देखिए बिलो में OH है। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है? HH। तो ये मेरा क्या है? बीटा डी राइबोज। इस टाइप से हम बीटा डी राइबोज को याद कर सकते हैं कि दोनों OH जो 2 और 3 पे बिलो में है, फर्स्ट और फोर्थ पे CH2OH है, यहाँ पे OH क्या है? एबव में है। वैसे भी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो हमेशा क्या होता है? एबव में होता है। तो ये क्या है? बीटा डी राइबोज। किस में पाया जाता है? आरएनए में।
लेकिन डीएनए में क्या पाया जाता है, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। समझिए, D2 डीऑक्सी राइबोज, 2 डीऑक्सी राइबोज सेकंड नंबर पे, तो ये मेरा सेकंड नंबर पे। डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का निकल जाना, यानी सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन 2 नंबर पे जो OH है यहाँ पे OH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, OH, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा उसी टाइप से जो किसमें है, बीटा डी राइबोज में है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH, और ये आपका है 5th नंबर CH2OH। ये क्या है, 5th नंबर। तो आप याद कर सकते हैं 2 नंबर पे 2 डीऑक्सी यानी 2 नंबर बीटा डी राइबोज में जो OH था, OH यहां ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या है, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी 2 नंबर पे जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा D2 ऑक्सी राइबोज। ये किस में पाया जाता है, ये डीएनए में, किसमें, डीएनए में। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आरएनए में, यानी राइबोज शुगर। तो ये था फर्स्ट शुगर। नेक्स्ट आइए क्या, फॉस्फोरिक एसिड। समझिए, फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड का, देखिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। लेकिन जो डीएनए में जो फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है वो डाइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, डाइफॉस्फेट, यानी यहां पे 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से बाहर चला जाएगा, यानी 2H+ बाहर जाएगा। तो ये क्या बना, O-, O-, और यही डाइफॉस्फेट यूज होता है किसमें, डीएनए और आरएनए में। तो ये था क्या, फॉस्फोरिक एसिड। आइए थर्ड में क्या था, बेस था। तो बेस देखिए क्या होता है, डीएनए में जो बेस होगा, कौन कौन सा बेस होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और 4th में थायमिन। लेकिन आरएनए में जो बेस होगा, समझिए एडेनिन यहां पे भी होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन डीएनए में थायमिन था, आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। क्या होता है, यूरासिल होता है। क्या है फर्क, समझिए, डीएनए में 4 बेस प्रेजेंट होगा, आरएनए में भी 4 बेस होगा। डीएनए में क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और 4th नंबर पे थायमिन। लेकिन आरएनए में फर्स्ट 3 सेम होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थायमिन की जगह पे क्या होगा, थायमिन की जगह पे क्या होगा, यूरासिल होगा। तो ये बेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो देखिए ये बेस होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। एडेनिन और गुआनिन में आप देखिएगा तो डबल साइक्लिक है, यानी 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है। लेकिन साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल में देखिए सिंगल स्ट्रक्चर है। एडेनिन और गुआनिन को कंप्लीट को, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। किसे किसे, एडेनिन और गुआनिन। लेकिन वही अगर हम बात करें यहां पे साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन्स। नेक्स्ट आइए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड में 2 स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, अभी हम क्या देखें, न्यूक्लिक एसिड का जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस के बारे में जो हम लोगों को बताएगा, किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस के बारे में जो हम लोग को इंफॉर्मेशन देगा, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो याद कीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या बताया जा रहा है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए 2 वर्ड आता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोज शुगर, ये क्या है, पेंटोज शुगर मान लीजिए CH2OH, चलिए ये मान लेते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में 1 नंबर पे अगर बेस होगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ही स्ट्रक्चर में अगर 5th नंबर पे फॉस्फेट आ गया, क्या आया, फॉस्फेट आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। समझिए क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर पे 1 नंबर पे बेस होगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, पेंटोज शुगर और बेस है। बेस कहां पे, 1 नंबर पे। अब आइए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, पेंटोज शुगर पे 1 नंबर पे तो बेस है, लेकिन 5th नंबर पे क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। तो ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। और यही बेसिक यूनिट होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। इसी न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो देखिए
सिंप्लीफाइड वर्जन। तो यहां पे क्या है, शुगर है, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो ये तीन चीज का रिपीटेशन होके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड का ये रिपीटेशन है, इसी से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए समझते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस टाइप से बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड्स। एक प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। तो मोनोसैकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड से किस लिंक से जुड़ा होता था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और एक प्रोटीन में वन एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से किस लिंक से जुड़ा होता था, पेप्टाइड लिंकेज। क्या था, पेप्टाइड लिंकेज। उसी टाइप से एक न्यूक्लिक एसिड में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो बॉन्ड बनाता है, उसी को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो मोनोसैकेराइड में जो लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन में बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड। तो दो एमिनो एसिड में जो वहां पे लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज। उसी टाइप से एक न्यूक्लिक एसिड में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो लिंकेज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब देखते हैं इसका लिंकेज किस टाइप से होता है। ये देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल का 3' सेकेंड मॉलिक्यूल का 5' कार्बन से कनेक्ट होता है और किसका फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। तो देखिए ये एक पेंटोज शुगर है, ये एक पेंटोज शुगर है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd नंबर का कार्बन सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के 5th नंबर कार्बन से कनेक्ट होता है और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ये न्यूक्लियोटाइड का कनेक्शन होता है। आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। कुछ नहीं करना, ये जो फॉस्फेट है देख रहे हैं आप, फॉस्फेट, इसको आप क्या कीजिए, रोटेट कीजिए। यहां से जब रोटेट करेंगे, ये OH ग्रुप को यहां से निकाल दीजिए। रोटेट करने के बाद इस ऑक्सीजन को यहां पे कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इस ऑक्सीजन को यहां पे कनेक्ट किए, इसे यहां पे जो ये बना हुआ है, ये लिंकेज जो हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो एक न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। अब देखिए बार बार हम लोग डीएनए और किसका, आरएनए का बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर भी होता है, वो किसका, डीएनए और आरएनए का। तो पहले हम लोग डीएनए का देख रहे हैं, क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, टू न्यूक्लिक एसिड चेन आर बॉन्ड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर ऑफ बेस। यानी एक न्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, जो न्यूक्लिक एसिड में बेस प्रेजेंट होता है। देखिए द टू स्ट्रैंड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस। देखिए ये जो आपका लैंग्वेज लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी से हम लिखे हैं। क्या यहां पे बोल रहा है कि जो दो बेस होता है एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब एक बेस अगर है तो दूसरा बेस जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है 100% वो भी वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो देखिए क्या होता है, एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, यानी एडेनिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, थाइमिन के साथ बनाएगा। वेयर एज साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर गुआनिन, साइटोसिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, गुआनिन के साथ। तो इससे क्या पता चला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है किन के बीच में, बेस के बीच में। अगर डीएनए का हम बात करें तो डीएनए में 4 बेस होता है, कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, थाइमिन के साथ। साइटोसिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, गुआनिन के साथ बनाएगा, और इस टाइप से डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर को आप एनसीईआरटी में बहुत बार देखे होंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो चलिए समझते हैं। ये एक देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्ट है दोनों। इसी टाइप से एक और यहां पे डबल एक क्या हुआ, प्राइमरी, ये भी एक क्या है, प्राइमरी, दोनों मिलके क्या करता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए कनेक्ट कैसे होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में यहां पे फर्स्ट नंबर पे बेस अगर गुआनिन है, क्या है, गुआनिन, तो ये जिससे कनेक्ट होगा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर,
इससे कनेक्ट होगा तो 100% जो कनेक्ट होगा किसके साथ होगा, साइटोसिन के साथ। किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और यहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी टाइप से अगर यहां पे देखिए बेस अगर एडेनिन है, क्या है, एडेनिन, दूसरे स्ट्रक्चर में तो 100% जो बेस होगा क्या होगा, थायमिन होगा। क्या होगा, थायमिन होगा। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्या बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही स्ट्रक्चर को इस टाइप से यहां पे दिखाया गया क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल समझ रहे हैं आप, अपने आसपास में बुटीक या मॉल गए होंगे तो देखते होंगे जो आयरन का जो स्टेयर सीढ़ी बना होता है, राउंड टाइप का बना होता है, दैट मीन्स वही मेरा क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जो आपके बुक में ये दिया हुआ है। एडेनिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे बनाएगा, थायमिन के साथ। गुआनिन हमेशा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। इसीलिए इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक डीएनए न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है, बोल रहा है कि डीएनए में, समझिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझिए। डीएनए में अगर बोला कि मान लीजिए 20% जो है एडेनिन है, 20% क्या है, एडेनिन, तो समझिए अगर एडेनिन है तो जितना एडेनिन होगा उतना कौन होगा, थायमिन होगा, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इससे क्या पता चला, अगर 20% एडेनिन है तो थायमिन भी मेरा कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा, 20%, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कोई भी चीज क्या होता है, 100% होता है। तो 20 और 20 यहां पे कितना हो गया, 40% कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का यहां पे बचा कितना, 60%। कितना बचा, 60%। इसका मतलब यह हुआ कि जो गुआनिन और साइटोसिन है वो कितना है, 60%। लेकिन गुआनिन है तो 100% क्या होगा, साइटोसिन भी होगा। यानी गुआनिन यहां पे क्या आएगा, 30%, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइटोसिन भी क्या आएगा, 30%। तो इसलिए यहां पे ये बोला जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत, इसी स्ट्रक्चर को इस टाइप से आपके बुक में दिखाया गया है। तो ये एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर आरएनए। आरएनए का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहां पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब वहां पे एडेनिन हमेशा होगा, थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और डबल न्यूक्लियोटाइड एक चेन चलेगा और दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है, यहां पे सिंपल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, सिंपल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहां पे भी क्या होता है, गुआनिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, लेकिन एडेनिन बॉन्ड यहां पे बनाता है, क्योंकि यहां पे थायमिन नहीं होता, यहां पे क्या होता है, यूरासिल होता है। तो एडेनिन बॉन्ड किसके साथ बनाता है, यूरासिल के साथ। लेकिन यहां पे सिंगल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अभी हम लोग देखें न्यूक्लियोटाइड में, देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या देखें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब समझते हैं आरएनए का। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर हेलिक्स, यहां पे है ना, सिंगल स्ट्रक्चर हेलिक्स इज प्रेजेंट विच समटाइम्स फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ, यानी फोल्ड बैक खुद से इटसेल्फ बोल्ड होता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। देखिए आरएनए मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। दे आर नेम्ड एज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए, यानी एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। समझिए डीएनए का मेन काम क्या था, हेरिडिटी को 1 जनरेशन से, मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में लेके जाना। कौन, डीएनए। आरएनए का काम क्या है, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को बनाना। तो ये 3 टाइप का जो आरएनए होता है, ये तीनों टाइप का आरएनए मिलके प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। समझिए हमारी बॉडी में किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज कहां पे होता है, डीएनए में होता है। कहां पे होता है, डीएनए में। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है यानी एमआरएनए, ये डीएनए से मैसेज लेके आता है कि कौन सा प्रोटीन, कैसा प्रोटीन बनाना है, और एक यानी बेसिक प्लेट तैयार करता है किसके लिए, कि इस टाइप का प्रोटीन बनाना है। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। क्या चाहिए, एमिनो एसिड। तो नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड को लेके आएगा कहां पे, जहां पे मैसेंजर एमआरएनए बेस तैयार किया होगा, प्रोटीन बनाना है, और एमिनो एसिड को ट्रांसफर कौन करता है, टीआरएनए। ये एमिनो एसिड लेके आया। अब यहां पे क्या हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, बनना तो स्टार्ट हो गया। अब यहां पे राइबोसोमल जो आरआरएनए होता है, ये करता है कैटलिस्ट के जैसा काम। किसका कैसा काम करता है,
कैटलिस्ट के जैसा, यानी जो प्रोटीन बन रहा है उसको क्या करता है, फास्ट रिएक्शन कराता है। इस टाइप से ये तीनों प्रोटीन, तीनों आरएनए मिलके क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। डीएनए क्या है, हेरिडिटी को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, सेकंड जनरेशन में लेके जाना। तो इस टाइप से यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत टाइम से हम डीएनए आरएनए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। चलिए उसे थोड़ा हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डीएनए और आरएनए, तो डीएनए का मेन काम क्या है, हेरिडिटी कंडक्ट करना, और आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। देखिए शाहरुख खान को आप देखें, उसका बेटा जस्ट आर्यन खान, उसी के जैसा डुप्लीकेट दिखता है। तो ये सब हेरिडिटी कंटेन हो रहा है, ये कहां से होता है, ये डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए। लेकिन आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब आ जाइए सेकंड में, देखिए इट हैज द सुगर डीऑक्सीराइबोज, हम देख चुके हैं डीएनए में जो सुगर होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में जो सुगर होता है राइबोज होता है। क्या होता है, राइबोज। सेकंड डिफरेंस यहां पे देखिए, डीएनए में जो बेस होगा क्या होगा, थाइमिन होगा, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और फोर्थ नंबर पे क्या होगा, थाइमिन होगा। आरएनए में जो बेस होगा यूरासिल होगा, क्या होगा, यूरासिल। यानी फर्स्ट थ्री तो सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन के जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ठीक है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था मेरा क्या, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वही जो अभी हम पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या उसका बायोलॉजिकल फंक्शन होगा। फर्स्ट यहां पे देखिए क्या लिखा है, रेप्लिकेशन। क्या लिखा, रेप्लिकेशन। यानी हम लोग जैसा जस्ट डुप्लीकेट होता है ना, किसी का देखिएगा फादर पे पूरा शकल मिलता है उसके बेटे का, यानी इस टाइप का रेप्लिकेशन, यानी खुद जैसा एग्जैक्ट कॉपी करना, ये किसका काम है, किसका फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन किसका, न्यूक्लिक एसिड का। क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टू सिंथेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ये किसका फंक्शन है, न्यूक्लिक एसिड का, जो एग्जैक्ट कॉपी अपने जैसा वो बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देखिए देखते होंगे आप, कुछ गलती करते होंगे तो बोलते हैं आपकी मम्मी या आपके अंकल, क्या बोलते हैं, ये अपने पापा पे चला गया है। दैट मीन्स ये हेरिडिटी जो कंटेन किया, जस्ट अपने पापा से जो उसके बच्चे में आया, वो कहां से आया, ये किसका काम है, ये किसका काम है, न्यूक्लिक एसिड का, और मेनली किसका, डीएनए का। तो ये भी इसका बायोलॉजिकल फंक्शन में आया। थर्ड आइए, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी मेरे बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है, यानी आरएनए करता है। तो इस टाइप से कुछ आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग क्या देखते हैं, हर एक का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है ना, हर एक का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। ये कैसे होता है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट कहां कहां पे यूज किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, येलो कलर का बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। इट इज नाउन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। हम लोग जानते हैं हर एक का फिंगरप्रिंट क्या होता है, यूनिक होता है। These occur at the tips of the finger and have been used for identification for a long time, but these can be altered by surgery। यानी देखिए हर एक का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, टिप्स में होता है, फिंगर का टिप्स में। इसमें क्या होता है, हर एक का यूनिक होगा, यानी किसी का फिंगरप्रिंट दूसरे का फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेगा। लेकिन अब करता क्या है, आप इसको सर्जरी से चेंज भी कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में आप फिंगरप्रिंट को भी चेंज कर सकते हैं, साइंस इतना डेवलप कर चुका है। देखिए, a sequence of base on DNA is also unique for a person and information regarding this is called DNA fingerprinting। यानी DNA fingerprinting में एक्चुअल में क्या बताता है, हर एक का DNA में जो बेस होता है उसका सीक्वेंस हर एक का क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसी के थ्रू हम लोग हर एक को जज कर पाते हैं ये किसका फिंगरप्रिंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DNA फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट। कहने का मतलब सर्जरी से हम फिंगरप्रिंट को तो हटा सकते हैं, लेकिन डीएनए का भी चेंज नहीं करेगा। एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन का डीएनए क्या होता है, सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए में जो बेस का सीक्वेंस है,
ये बेस के सीक्वेंस को कोई अब तक ऐसा सर्जिकल या अब तक साइंस डेवलप नहीं किया जा चुका है कि उस सीक्वेंस को चेंज कर सके। इसीलिए यहां पे जो होता है डीएनए का सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट कहां पे यूज भी करते हैं उसे आप देख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज्ड, कहां पे यूज करते हैं? इन फोरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। यानी समझिए, अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वहां पे ब्लड तो गिरा होगा, लेकिन एक ब्लड के साथ 2-3 ब्लड होता है। तो एक तो ब्लड होगा किसका? जिसका मर्डर हुआ है, लेकिन 2-3 जो और ब्लड होगा वो किसका हो सकता है? जो उसका मर्डर किया होगा। तो इस टाइप से उन दोनों का हम डीएनए फिंगरप्रिंट करके ये फाइंड कर सकते हैं कि उसका मर्डर किसने किया है। क्या है? टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहां पे ध्यान दीजिए, अब तो ऐसा होने लगेगा 18 से 20 साल का लड़का एक क्लेम कर देता है कि मेरा फादर वो है। तो अब वो है तक कहने मतलब किसी पे क्लेम किया, तो हम कैसे वहां पे पहचान करते हैं? तो दोनों को क्या किया जाता है? डीएनए मैच कराया जाता है। अगर दोनों का डीएनए मैच कर गया दैट मीन्स उसका क्या है? फादर है। तो इस टाइप से हम लोग पैटर्निटी में भी कहां यूज करते हैं? किसे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। नेक्स्ट क्या है? टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन। कहने का मतलब देखिए, इंडिया है, लोग कहीं से कहीं घूमने जाते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली का लोग है, मुंबई गए घूमने के लिए, वहां पे एक्सीडेंट के कारण अगर उसका डेथ हो गया और उसका वहां पे कोई नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो उसका डीएनए चेक कराया जाता है। इस टाइप से वहां पे डीएनए जिस फैमिली से मैच करेगा दैट मीन्स वो उसी का पर्सन होगा। तो इस टाइप से हम लोग एक्सीडेंट में डेड बॉडी का सही पहचान करने के लिए भी क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन क्या है? हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस, किससे? डक्टलेस ग्लैंड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझिए थोड़ा, एंजाइम भी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, हार्मोन भी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, लेकिन एंजाइम जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू, एक नली के थ्रू होता है। लेकिन हार्मोन का सिक्रेशन डक्टलेस होता है, कोई नली नहीं होता है। क्योंकि एंजाइम डक्ट के थ्रू उसका सिक्रेशन होता है दैट मींस वो डायरेक्ट ब्लड में कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन हार्मोन डक्टलेस है, यहां कोई नली नहीं है, जिसके कारण हार्मोन डायरेक्ट किसमें मिलता है? ब्लड में मिलता है। तो जो डायरेक्ट जब डक्टलेस ग्लैंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये था थोड़ा इंट्रो किसके बारे में? हार्मोन के बारे में, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, ये सब क्या है। अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश। देखिए हार्मोन मेनली आप पढ़े होंगे मास्टर ऑफ ग्लैंड किसे बोलते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड किसे बोलते हैं? ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन यहां पे उन सब पर डिस्कस नहीं है। तो मेनली जो यहां पे एनसीईआरटी में दिया उसे हम डिस्कस करते हैं। ग्लैंड का क्लासिफिकेशन, जो हार्मोन का क्लासिफिकेशन क्या है? स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स किसे बोलते हैं? यहां पे एक साइक्लिक चेन होता है या साइकिल होता है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड्स बोलते हैं। नॉन स्टेरॉइड्स यहां पे साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, या ये किस से बना होता है? ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटीन से। तो स्टेरॉइड्स का जो टाइप है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, और सेकंड क्या है? सेक्स हार्मोन। ये किसका एग्जांपल है? स्टेरॉइड्स को। तो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन फिर दो टाइप में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हम लोग बाद में देखेंगे, यहां पे पहले समझते हैं। सेकंड क्या है? सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन फिर दो टाइप का, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन में क्या है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस, और फीमेल में क्या है? एस्ट्रोडाइल्स यानी एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन। समझिए, जो फीमेल में, जो लेडीज में पीरियड वगैरह होता है उसे कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजेंस। और जब फीमेल में बेबी जब रहता है पेट में, तब उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब देखिए नॉन स्टेरॉइड्स में क्या क्या एग्जांपल है? थायराइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, मिसलेनियस हार्मोन। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट हार्मोन एंड देयर फंक्शन। उनमें फर्स्ट क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन का सेक्रेशन कहां से होता है? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में मेनली किससे? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस से। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब वहां पे इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? ग्लाइकोजेन में। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा? डिक्रीज भी कर सकता है। जब डिक्रीज कम हो जाएगा तो उसे इंक्रीज कौन करेगा? बढ़ाएगा कौन ग्लूकोज लेवल को? तब यहां पे एक हार्मोन होता है
ग्लूकागोन। कौन? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और जो वहां पे कमी था ग्लूकोज का वो यहां पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। तो इस टाइप से इंसुलिन क्या करता है? मेनली ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। देखते होंगे डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट क्या होता है? वहां पे जो पेनक्रियाज है इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देता है या बंद हो जाता है, तो आउटपुट से यानी बाहर से उसे इंसुलिन दिया जाता है ताकि वहां पे ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सके। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसुलिन ही काम करेगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी करता है। तो ये कब करता है समझिए। मान लीजिए आप गली में जा रहे हैं, अकेले हैं, आपके आसपास लगभग 5-6 डॉग्स आ गया, कुत्ता आ गया, तो डर के मारे आप इतना तेज भागिएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जनरल आपको उतना तेज भागने के लिए बोला जाए तो नहीं भाग पाइएगा। वहां पे ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को आप बोलते हैं फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं, लड़ो और उड़ जाओ। मतलब इतना तेजी से आप भागिएगा कि आप जनरल वे में उतना तेजी से नहीं भाग सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन भी क्या कर रहा है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है। कब? ब्लड में। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये काम करता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है? थायरोक्सिन। देखिए थायरोक्सिन कहां से होता है? थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड ग्लैंड यहां पे होता है, उससे ये सिक्रेशन करता है। इसका काम क्या है? थायरोक्सिन मेनली आयोडीन का सिक्रेशन करता है। जब आयोडीन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। जब आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। हमेशा याद रखिएगा जब कम होगा तो वर्ड यूज होगा हाइपो। क्या वर्ड यूज होगा? हाइपो। जब किसी भी चीज का इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा? हाइपर कहलाएगा। इससे डिजीज क्या होता है? ग्वाइटर। याद कीजिए, एक यहां पे क्या होता है? गला में आप देखते हो किसी का बहुत ज्यादा यहां पे सूजन हो जाना है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वाइटर्स बोलते हैं। और आप सुने होंगे थायराइड किसी को होना। थायराइड मतलब क्या? देखते हो किसी को बहुत हट्टा कट्टा मोटा हो गया, किसके प्रॉब्लम से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से। लेकिन हमेशा कोई इंसान मोटा हो नहीं होता, मैक्सिमम केस में मोटा होता है, लेकिन पतला भी होता है, वहां पे भी थायराइड प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या था? थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट स्टेरॉइड्स का अगर एग्जांपल देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या बताए थे? ये दो पार्ट में होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसके? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से पता चल रहा है मिनरल, यानी किडनी जो होता है कितना वाटर या कितना बॉडी के सॉल्ट का एक्सक्रेशन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसे कौन कंट्रोल करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। आइए गोन्ड्स। गोन्ड्स यानी वही सेक्स हार्मोन, दो टाइप का, मेल और फीमेल। मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजेंस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आपको सेकेंडरी यहां पे दिखेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मेल में क्या दिखता है? बियर्ड का आना, ये किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी सेक्सुअल का। वीमेन्स में बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आना, तो ये सब क्या है? गोन्ड्स का, यानी मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के कारण होता है। चलिए अब देखिए क्या होता है जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स सही से काम नहीं करता है तो वहां पे डिजीज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज क्यों होता है? कॉज क्या है? रीजन क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जब सही से प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सही से काम नहीं कर रहा है? सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, आपको वीकनेस फील होगा। तो इसे हम ठीक कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिंपल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को क्या करेंगे? सही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उससे ये क्या होगा? डिजीज का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो ये था बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 6। आज हम लोग कंप्लीट किए बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे कुछ वर्क करेंगे क्लास 12 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।